Hello students, welcome to Convent English High School. In this lecture, we will study heating effect of electric current and Joule's law. Okay, so start with heating effect of electric current. When an electric current is passed through a high resistance wire, जब हाई रेजिस्टेंस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, देन द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट. तो क्या कहा है वापस से, हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर है, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है. तो वो हाई रेजिस्टेंस वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कैसा बनता है, हॉट एंड प्रोड्यूस हीट. तो वो वायर गर्म बनता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है. Okay, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of a heat. तो इस तरह से जो एनर्जी है, जो करंट पास हो रहा है, उस तरह उससे हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है. हीट मीन्स कि हमें हीट एनर्जी मिलती है. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्यों हमें हीटिंग एनर्जी मिल रही है, क्यों हमें हीट मिल रहा है, क्योंकि करंट पास हो रहा है. करंट पास तो हो रहा है लेकिन कैसा, कंटिन्यूअस करंट पास हो तब जाके हमें जो एनर्जी मिलेगी उसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, जैसे एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी इस्त्री कर रही होगी, यानी कि आयरन कर रही होगी कपड़ों के ऊपर, तो क्या होता है कि जैसे स्विच चालू करते हैं वो एकदम से गर्म नहीं हो जाता है. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है. मम्मी कहेगी कि 1-2 मिनट रुक जाने दे, लगा के रख दे, फिर उसके बाद में वो कपड़ों पे आयरन करते हैं. तो ये क्या है, तो ये वही चीज है. ये क्या दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 1-2 मिनट के लिए करंट पास होता है, वो जो मेजरमेंट क्या, जो आयरन है उसे गर्म करता है, देन फिर हम उसे यूज करते हैं. ओके, तो ये जो करंट पास होता है, करंट कंटिन्यूस पास होता है और उससे जो गर्मी यानी कि हीट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, conversion of electric energy into heat energy is utilized in device such as electric heater, electric iron and etc. तो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इन सब में होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि क्या, जो मैंने पावर सप्लाई देंगे हम तो ही वो काम करेगा. जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसे हम प्लग करते हैं, ठीक है, प्लग में लगाते हैं कि नहीं, तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. फिर वो कन्वर्ट किस में होती है, वो हमारा पानी गर्म करके देती है, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती. उसी तरह से आयरन का भी हम प्लग लगाते हैं लेकिन वो क्या करता है, गर्म होता है, और हमारे कपड़ों पे हम उसे क्या करते हैं, आयरन करते हैं. तो उसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में. ओके, next is explain electrical energy and derive its formula, obtain Joule's law of heating. तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन कंबाइन करके पूछे हुए, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और उसका फॉर्मूला डिराइव करो, या तो फिर पूछ सकते ऑब्टेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको एक्सप्लेन करना है. स्टार्ट करते हैं. कंसिडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर. रेजिस्टर में क्या है, और कंडक्टर. रेजिस्टर या तो कंडक्टर में से करंट आई पास हो रहा है विथ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, और वो रेजिस्टर में से पोटेंशियल डिफरेंस कितना पास हो रहा है, वी जितना. अगेन रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है और उसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी है. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सपोज ये कोई एक वायर है, सर्किट है, ठीक है, सर्किट कनेक्शन किससे होता है, वायर से होता है. तो इसके अंदर करंट आई पास हो रहा है, इसमें पोटेंशियल वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, वी जितना है, जिसे हम मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से. ए मीटर है जो कि क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा. की है जो कि ओपन और क्लोज करने के लिए यूज होती है, और सेल है, ठीक है, और ये हमारा रजिस्टर है. अब हमें देखना है, लेट टी बी द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू द रजिस्टर. तो अब हमें क्या कंसिडर करना है कि जो रेजिस्टर है उसमें से क्यू जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पास होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी जितना टाइम लग रहा है. अगेन जो सर्किट है उसके अंदर से क्यू जितना चार्ज को फ्लो होने में टी टाइम लग रहा है. ठीक है, द वर्क डन इन द मूविंग चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू. ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये जो चार्ज क्यू है उससे हम क्या करना है, फ्लो करवाना है. फ्लो करवाने के लिए रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है. तो मुझे वर्क डन कितना मिलेगा, तो मुझे वर्क डन मिलेगा वी क्यू. कैसे, तो देखो मैंने आप लोगों को नीचे बताया हुआ है, हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई क्यू. लेकिन अभी हमें बात करनी है वर्क डन की. ठीक है, क्यू जितने चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस वी हो और क्यू जितना चार्ज हो उसे मूविंग करवाना हो तो वर्क डन कितना होता है, तो कि डब्ल्यू को मेन बनाओ,
तो ये जो W को मेन बनाएंगे तो जो Q है वो डिवाइड में इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो W इज इक्वल टू मुझे मिलेगा VQ। तो अगेन पोटेंशियल वोल्टेज V हो, Q जितना चार्ज हो उससे मूविंग करवाना हो तो वर्क डन लगता है VQ। ओके, द एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्स और द वर्क डन बाय द सोर्स इज W इज इक्वल टू VQ। अभी हमने देखा वैसे ही ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी को हम यूज करते हैं वो, या तो फिर जो वर्क डन हो रहा है वो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू VQ। क्यों, दोनों को और में बोला हुआ है तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू VQ। ओके, अब हम क्या करेंगे, V को एज इट इज रहने देंगे और Q की जगह पे लगाएंगे IT। कैसे आया, तो कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, लेकिन मुझे Q को मेन बनाए तो T यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो Q की जगह पे हम लिखेंगे IT। ओके, चलो, तो ये W इज इक्वल टू VQ, V एज इट इज, Q की जगह पे लगाया IT। अब याद करो V इज इक्वल टू कुछ मिलता है हमें, ओम्स लो, हाँ, V इज इक्वल टू IR। लिखो W इज इक्वल टू V की जगह पे हम लिखेंगे IR और IT एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो W का W, I इंटू I स्क्वायर, R इंटू T, तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बोलो ख्याल आया कि नहीं। वापिस हम कह रहे हैं, वापिस से पूरा हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि करंट है, करंट कितना है, तो I जितना करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस R है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। सर्किट में हमें सब कुछ दिख ही रहा है। थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है कि वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, करंट मेजर करने के लिए A मीटर है और की है। आप उसकी भी एक दो लाइन ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फिर जो करंट, अरे जो ये जो चार्ज है सर्किट के अंदर, जो चार्ज Q है उससे फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है, T जितना टाइम लग रहा है। चलो, उसके बाद में यहाँ पे कि Q जितना चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जो वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना होता है, VQ। तो वर्क डन बोलो कि एनर्जी बोलो, दोनों कैसा है, सेम ही बात है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्स और वर्क डन बाय द सोर्स दोनों एक ही है, क्या होगा, W इज इक्वल टू VQ। Q की जगह पे क्या लगाएंगे, IT। अब V की जगह पे हम लगाएंगे IR, तो V की जगह पे हमने लगाया IR और W की जगह पे हमने लगाया IT। I इंटू I स्क्वायर, R इंटू T RT, तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो मुझे वर्क डन कहो या तो एनर्जी कहो, उसका मुझे एक न्यू फॉर्मूला मिला, क्या, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हमेशा याद रखना है, आप 10th में हो तो ठीक है, आगे जाओगे साइंस लोगे तो भी आपको ये काम आने वाला है कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एनर्जी। तो आप W की जगह पे इक्वल टू एनर्जी करके भी लिख सकते हो। ओके, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, वर्क गेट डिसिपेटेड एज ए हीट इन द रेजिस्टर, यानी कि जो एनर्जी है वो रेजिस्टर में हीट के फॉर्म में यूज होती है। द अमाउंट ऑफ अ हीट H जनरेट इन ए टाइम T इंटरवल इज, अगेन ये जो वर्क डन मिला है वो हमें किस फॉर्म में यूज हो जाता है, तो कि हीट के फॉर्म में यूज हो जाता है। तो W इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, H लिख सकती हूँ कि नहीं, तो द अमाउंट ऑफ हीट H जनरेट इन ए टाइम इंटरवल T इज, तो W की जगह पे हमें लिख देना है H, क्योंकि अब वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट में, तो W की जगह पे हीट एज इट इज। बाकी का इक्वल टू में जो राइट हैंड साइड पे था वो तो क्या था, I स्क्वायर RT, तो यहाँ पे भी वही रहेगा, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इक्वेशन नंबर 2, W है, W की जगह पे सिर्फ H लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन है, जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है, हीट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम करंट पास करते हैं तो वो क्या होता है, वायर क्या बनता है, हीट होता है, हीटिंग होता है, हाँ, तो बस उस वजह से हमने W की जगह पे H किया है, ठीक है। दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, नाउ द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द हीट एनर्जी, अब इससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह दो कि हीट एनर्जी कह दो, दोनों का SI यूनिट क्या होगा, जूल, जिसे हम डिनोटेड करेंगे कैपिटल J से, एंड वॉट इंटू सेकेंड, दूसरा आप क्या लिख सकते हो, वॉट इंटू सेकेंड, W इंटू S। तो अगेन SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द हीट एनर्जी इज जूल, एनर्जी का जूल होता है, बरोबर। और अलग और क्या लिखना हो तो वॉट इंटू सेकेंड। वॉट और वोल्ट दोनों में डिफरेंस है, वोल्ट किसका SI यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, और वॉट किसका है, पावर का। ओके, चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट
क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज, यानी कि ये एच की बात हो रही है, क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि आई स्क्वायर। डायरेक्ट ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ द आई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है। तो उससे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, सेकेंड H is directly proportional to the resistance and third directly proportional to the time। तो इक्वेशन हम 2 पे से हम ये लिख सकते हैं, वही इक्वेशन 2 पे से हम और आगे लिख सकते हैं। So from equation number 2 or from Joule's law of heating, it is clear that H यानी कि heat produced in the conductor is depends on, वो किस किस के ऊपर डिपेंड है, जो हीट एनर्जी होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट द करंट यानी कि आई, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 पे से हम बोल सकते हैं कि जो एच है यानी कि हीट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है, आई, आर और टी। और कैसे डिपेंड है, प्रोपोर्शनली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका हमारा डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन 1 द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन एंड हीटर इटीजी। तो ये तो कैसे यूज होता है वो तो मैंने आपको आगे बताई दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट बाय हीटिंग इट्स फिलामेंट। तो अगर आप लोगों को ये पता ना हो तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब कब हमें लाइट देता है या तो फिर कब ग्लो होता है, तो पहले उसके अंदर का फिलामेंट गर्म होता है, उसके बाद में फिर वो हमें लाइटनिंग देता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जब भी आप बल्ब को स्विच ऑफ करते हो यानी कि उसका स्विच ऑफ करेंगे तो अंदर का जो वायर होता है यानी कि जो फिलामेंट होता है वो थोड़ी देर तक जलता रहता है, उसके थोड़े से सेकंड बाद में वो ग्लो करना ऑफ करता है। तो वो इसी की वजह से होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले बल्ब का फिलामेंट गर्म होता है, हीट होता है, उसके बाद में फिर वो हमें लाइटिंग देता है। एंड थर्ड इज एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। थर्ड है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। फ्यूज क्या है, तो कि फ्यूज में भी सेम यही है, हीटिंग इफेक्ट ही यूज होता है और फ्यूज का यूज करते हैं हम प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग, यानी कि हमारे हाउस में जितनी भी वायरिंग होती है, सर्किट होती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। अब वो कैसे है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आएगा कैसे वो हमारे हाउस को, हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो अभी इस लेक्चर में हमने क्या देखा, तो कि सबसे पहले हमने देखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन जूल्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो ये सब आपको शांति से पढ़ के लर्न करके फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।